Hello viewers and my dear students, I hope you all are doing well. I am Piyush Yadav from RGCSK. Today I am coming with a new live class which is related to community, and the topic of the class is health problems in India. If you are not subscribed our channel, please do like, share and subscribe our channel. Let's come with our topic like health problems in India. If you know that our country is India and we have a rich कल्चरल कंट्री एंड डाइवर्सिटी ऑल्सो. हमारे देश में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी और सबसे ज़्यादा कल्चर देखने को मिलता है. एक तरह से देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा रिच हैं कल्चरली देखने के लिए, एक तरह से देख सकते हैं. और दूसरी चीज़, हमारे देश में सबसे ज़्यादा डिजीज़ कंडीशंस देखने को मिलती हैं और कुछ ऐसे डिजीज़ कंडीशन हैं जिससे हमने मिनिमाइज़ पहले ही कर लिया है. प्लीज़ चेंज द स्लाइड. India is a culturally rich and derived nation. It still has certain serious health problems that mainly other nations have significantly more successfully minimized. India जो है वो एक कल्चरली रिच कंट्री है जिसमें हम डाइवर्सन्स देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है और बहुत सारे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने और देशों के अपेक्षा अपने देश में हम बहुत अच्छी तरीके से इसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं और अच्छी तरीके से हम इन पे एक तरह से कह सकते हैं कि हम इसको ठीक करने के लिए और भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और पहले से और बेहतर हमने अपनी कंट्री को कर दिया है. Everyone is impacted by these health problems including local and visitors who are only visiting for a short time period. It's mean जो भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं या फिर जो भी विजिटिंग के लिए हमारे देश में आते हैं, यानी कि घूमने के लिए आते हैं, उनमें भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सबसे पहले अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हेल्थ है उसे हम किस चीज़ में कंसिडर करते हैं या फिर हम हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं. अगर कोई भी एक पर्सन है वो हेल्दी है तो हम किस क्राइटेरिया में उसको नापेंगे जिससे हमें ये पता चले कि जो पर्सन है वो हेल्दी है. तो WHO ने एक क्राइटेरिया पहले से डिसाइड करके रखी है दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द absence of the disease or infirmity. It's mean that a person who have physically if he have physical health, or we can say he is healthy as a physical, then we cannot consider that patient as healthy. If the patients are physically, mentally and socially healthy, then we can also not consider that it is healthy when they have disease or infirmities. If we can give one criteria according to WHO, then we can give the criteria is it is a complete state like physical, mental, social well-being and not mainly the absence. यानी कि उनके बॉडी में ना ही कोई डिजीज़ कंडीशन होनी चाहिए, ना ही कोई भी इन्फॉर्मिटी देखने को मिले, तो हम उस पर्सन को फुल्ली हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वी कैन से दैट इलनेस अगर इलनेस की हम बात करें तो इंडिया में जो पर्सनस हैं जो भी अपना जो डेली रूटीन का काम है या फिर कह सकते हैं कि डेली जो वर्क हम काम करते हैं, जैसे फिज़िकली चलना या सोचना, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि हम फिज़िकली या मेंटली या सोशली, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा डेली बेसिस का जो वर्क है, फंक्शन है, अगर हम परफॉर्म करने में एबल नहीं है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, या फिर कह सकते हैं सोशली. इट इज़ अ स्टेट इन विच वी आर अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली, स्टेट ऑफ इल हेल्थ और अनहेल्थनेस. यानी कि जो भी पर्सन है वो क्या है, अपना खुद का काम करने में अनेबल है, काम नहीं कर सकता, चाहे वो चल नहीं सकता, चाहे वो कोई भी खुद का अपना निजी काम नहीं कर सकता, तो उसे हम हेल्थ प्रॉब्लम या फिर अनहेल्दी पर्सन में कंसिडर करेंगे. प्लीज़ चेंज द स्लाइड्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया. इंडिया में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और कब से देखने को मिल रही हैं. तो अगर हम देखें तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो 4 प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत दिन से बनी हुई हैं और ये 4 प्रॉब्लम्स के अलावा भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम इस 4 प्रॉब्लम्स पे सबसे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से इंडिया में जो भी पर्सन या फिर कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है. तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है आपका कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस इंडिया में पीक पे देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पीपल हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी हमारे देश में लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इससे
पीड़ित हैं। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, इंडिया में भुखमरी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से भी लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, हमारे देश में एनवायरमेंटल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि हमारा देश जो है वो सबसे ज़्यादा गंदा देश है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर सैनिटेशनल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, चाहे वो एयर के बेसिस पे हो, चाहे वो वाटर के बेसिस पे हो, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट के बेसिस पे, सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन हमारे इंडिया में प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट आपका मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं कि इंडिया में मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी लोग सफ़र करते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन के बेसिस पे, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंडिया की बड़ी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया इस टाइम वर्ल्ड पे सबसे पहले रैंक पे आ रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया के इस टाइम देखने को मिल रही है। 1.4 करोड़ या बिलियन वी कैन से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स, अगर हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमी है, तो उसकी वजह से भी हम हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Next is communicable disease condition. What are the disease condition that continually affect our country persons? Like we can say malaria, TB, diarrhea, ARI, leprosy, falciparum, AIDS and other. These are the communicable disease conditions we are suffering from. Next slide please. We can first we can discuss about malaria. मलेरिया केसेस अगर हम देखें तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके हम इस डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। 1946 में इससे रिलेटेड हमने सबसे पहले प्रोग्राम्स बनाए थे, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, पर उसी में हमने उसको हम एक तरह से देख सकते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में हमने कंसिडर किया था। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान्स बनाया गया था 1946 में, उसमें हमने जो प्रोग्राम का नेम रखा था वो मलेरिया, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम रखा था। और वही जो 5 ईयर प्लान जो थे, वो सेकंड जो 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट हुआ तो उसमें हमने इसका नाम चेंज करके मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम रख दिया। लेकिन फिर भी अभी तक हमारे देश में मलेरिया के केसेस बने हुए हैं और पहले से हमने बहुत ज़्यादा इसमें रिडक्शन करी है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम शुरू से लेके अभी तक बने हुए हैं। राइज इन मलेरिया केसेस इन सेवरल स्टेट्स, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सेवरल स्टेट्स हैं जिसमें हम देखने को मिलता है कि मलेरिया केसेस सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एमपी में, चंडीगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनमें सबसे ज़्यादा केसेस हमें मलेरिया के देखने के मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2021, जो भी सर्वे 2021 में किया गया था उसके अकॉर्डिंग 0.16 मिलियन केसेस मलेरिया के देखे गए, जिसमें आप कह सकते हैं प्लाज्मोडियम फैलेरियम मलेरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, जिसका केस 0.12 मिलियन देखने को मिला है। नेक्स्ट आपका 2021 में 90 मलेरिया डेथ्स रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से, मलेरिया की वजह से 90 डेथ्स इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो आपका ट्यूबरक्लोसिस है। 1/5 ऑफ द केसेस अंडर इन इंडिया, यानी कि 5 लोगों में से एक केस तो हमें देखने को मिलता ही है ट्यूबरक्लोसिस का। अबाउट 2.6 मिलियन इंडिविजुअल गेट ट्यूबरक्लोसिस ईयरली, यानी कि 2.6 मिलियन पर्सनस हर एक साल में इफेक्ट होते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। इन 2022 अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2022 2.42 मिलियंस आर डायग्नोस्ड, यानी कि 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अभी तक जो डाटा डायग्नोस किया जा रहा है वो 2.42 के बेसिस पे देखने को मिल रहा है। और आपका हाईली ये इनके जो केसेस हैं वो कह सकते हैं कम्युनिकेबली बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आके सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि इनकी वजह से किसी और को हो गया या फिर उनकी वजह से किसी और को हो गया। एंड 1.3 मिलियंस पास अवे फ्रॉम द डिजीज़, और 1.2 मिलियंस हम 3 मिलियंस कह सकते हैं कि 2022 में हमने देखा कि इसकी वजह से लोगों की डेथ देखने को मिली। द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ हैज़ बिन ग्रोन ड्यू टू द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, TB एंड HIV TB को इन्फेक्शन, यानी कि जो भी हम ड्रग्स उनको प्रोवाइड कर रहे थे किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए, उसकी वजह से जो मलेरिया के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े, और ट्यूबरक्लोसिस के केसेस सबसे ज़्यादा बढ़े। और इसमें हमने ये भी देखा कि वो ड्रग्स देने की वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस फॉर्म करते थे, यानी कि जो हमारी बॉडी वो रेजिस्टेंस हो जाती थी उस ड्रग से, और HIV के साथ साथ TB भी कॉज या कह सकते हैं को इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
डायरियल इन्फेक्शन, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो 5 ईयर के चिल्ड्रंस हैं या फिर अंडर 5 ईयर के जो एज के चिल्ड्रंस हैं उसमें डायरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। चाहे हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की वजह से देखने को मिले, या फिर कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में स्वच्छता पे लोग जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते उसकी वजह से डायरियल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं या डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलती है। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ मोबालिटी एंड मोर्टालिटी पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 इज़ डायरियल इन्फेक्शन। यानी कि इंडिया में कह सकते हैं कि जो भी मोर्टालिटी एंड मोबालिटी का जो रेट है वो जो अंडर 5 के जो चिल्ड्रंस आते हैं उनमें डायरियल इलनेस देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे एपिडेमियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं या फिर कह सकते हैं रेट है हमारे देश का, मोबालिटी एंड मोर्टालिटी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है, जो कि जो एज के 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन 2020 यानी कि 2020 डाटा के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग 10 मिलियन केसेस ऑफ डायरियल वेयर रिकॉर्डेड एंड about 7.20 million cases with 1606 deaths we can consider like 2020 में हम कह सकते हैं कि जो 10 मिलियन केसेस हैं वो देखने को मिले थे, और इसमें इसके अलावा भी केसेस रिकॉर्ड हुए थे जिसमें से 7.20 मिलियन केसेस भी हमने रिकॉर्ड किए थे, और इसमें सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली 1606 डेथ्स देखने को मिली इस साल में ड्यू टू द अनफॉर्मेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, आउटब्रेक्स ऑफ डायरियल इलनेस इंक्लूडिंग कॉलरा। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल के बेसिस पे जो भी इन्फेक्शंस देखने को मिले उसकी वजह से डायरियल इलनेस बच्चों में देखने को मिली, और ये भी कॉलरा भी इसमें इंक्लूड था। नेक्स्ट, acute respiratory infection. You know that acute respiratory infections are too much common in India. अगर आप दिल्ली में देखिए तो हम कहते हैं कि अगर आप एक दिन में सांस लेते हैं तो आप पता नहीं कितना कार्बन अपने अंदर ले रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता। तो वही सेम चीज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत दिन से चला आ रहा है, और इसमें भी जो केसेस हैं वो जो बच्चे हैं मोबालिटी एंड मोर्टालिटी के बेसिस पे कह सकते हैं कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं जो तुरंत बर्थ के बाद उनको ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है, निमोनिया की वजह से डेथ देखने को मिलती है, या फिर उनका जो लंग्स है वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है उसकी वजह से भी डेथ देखने को मिलती है। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डेथ एंड मोबालिटी इन चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। यानी कि अंडर 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लाइक अगर उन्हें निमोनिया होता है तो उसकी वजह से भी डेथ देखने को मिलती है, क्योंकि उनका लंग्स या तो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि वीक है जिसकी वजह से निमोनिया बार बार कॉज हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा एक्यूट इन्फेक्शन को पहले से है जिसकी वजह से ये भी कॉज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। Next, during 2020 about 2,36,71,178 cases of ARI reported with 5,160 डेथ। यानी कि 2020 में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा कह सकते हैं 2,36,71,000 यानी कि 71,778 केसेस हमें देखने को मिले, और इसमें हमने रिपोर्ट किया कि 5,160 डेथ्स हमने कंसिडर करी, या फिर ये देख सकते हैं हमने देखा उस ईयर में। नेक्स्ट, लेप्रेसी भी हमारे देश में एक कॉमन या फिर कह सकते हैं सिग्निफिकेंट पब्लिक इशू है जो कि बहुत दिन से बना हुआ है, और हम इस पे भी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इसका भी रिडक्शन हमारे देश में देखने को मिल रहा है। लेप्रेसी रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू इन इंडिया। ये पब्लिक हेल्थ इशू देखने को मिलता है इंडिया में। इन द बजट ईयर 2021 ए टोटल ऑफ 58.1 लाख न्यू केसेस वेयर रिकॉर्डेड। यानी कि 2021 में हमने देखा कि टोटल 58.1 लाख केसेस हमने रिकॉर्ड किए, और जिसमें से जो चिल्ड्रंस के केसेस थे वो थे 5.8%, और जो सेकेंड एज ग्रेड सेकेंड की मैं बात कर रही हूँ उसमें 2.41 केसेस देखने को मिले, और कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिले जो कह सकते हैं कि हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, लेप्रेसी, देयर आर रिपोर्टेड ऑफ लेप्रेसी केसेस इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी कि हम इंडिया के हर एक स्टेट में लेप्रेसी के केसेस देख सकते हैं या रिपोर्ट किए गए पहले भी 2021 के बेसिस पे। स्टिल देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नॉट ओनली डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स बट ऑल्सो
across districts, यानी कि जो केसेस मिले डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइन सिम्टम्स के साथ मिले हों, हमें साइन सिम्टम्स भी अलग मिले और एक ही स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट सिग्निफिकेंट देखने को मिले। Next, India has reached the national aim of eliminating leprosy with a prevalence rate of around 0.68 per 1000 people, यानी कि 10,000 people। जो भी लेप्रेसी है वो कह सकते हैं कि एलिमिनेट कर दी गई है इंडिया से या हो गई है, जिसके बेसिस पे अगर कह सकते हैं कि 1000% या 10,000% जो हैं उनमें 0.68 हम केसेस देखने को मिल सकता है अभी भी इंडिया में। नेक्स्ट, फैलेरिया जो है वो इंडिया में बहुत दिन से बना हुआ है। कुछ और भी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हम फैलेरिया को इरेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में। सबसे पहला तो कॉज ये है कि जो पर्सन हैं जो भी, अगर हम जो इंडिया है वो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स चला रहा है कि फैलेरिया के लिए वो घर पे जाके ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं या टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर जो फैलेरिया के जो भी पेशेंट्स हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी हमारे कम्युनिटी पीपल हैं वो उसको लेने से मना कर रहे हैं या ले रहे हैं तो वो अपने घर में कहीं रख दे रहे हैं, उसका इंटेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फैलेरिया की जो ड्रग है या फिर कह सकते हैं टैबलेट है वो लेने के बाद थोड़ा बहुत उन्हें चक्कर जैसा लगता है, जिसकी वजह से वो बार बार यही बहाना बनाते हैं कि हम सोने के टाइम लेंगे, जिसकी वजह से जो भी वॉमिटिंग या फिर नोजिया जो भी फील होगा वो उस टाइम हमें फील नहीं होगा। तो नेक्स्ट, फैलेरिया हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 250 रीजन्स अक्रॉस 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज स्टिल हैव एन एंडेमिक फैलेरिया प्रॉब्लम्स, यानी कि इंडिया में 250 रीजन्स, ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में जो यूपी है हमारा उसमें भी फैलेरिया के केसेस अभी भी बने हुए हैं। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली 67 मिलियन पीपल्स आर एट डेंजर, हम कह सकते हैं कि 670 मिलियन पीपल्स जो हैं अभी डेंजर में बने हुए हैं। नेक्स्ट, इन एडिशनल टू इंक्रीजिंग home based food care and hydrocele surgeries, the government has introduced countrywide annual drug administration। जो भी अभी फैलेरिया के केसेस बने हुए हैं वो बढ़े नहीं, इसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने स्कीम चलाई है जिसमें हम जो भी एनुअल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम घर घर जाके कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA विथ एनुअल सिंगल प्रिस्क्राइब डोज ऑफ ethylocarbamazine citrate tablets. We are giving this tablet to that persons, or we can say in community हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ये दवा आप लीजिए और आप फैलेरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट, विथ एन 87% कवरेज रेट 250 एंडेमिक एरियाज, MDA was launched in 2012 with a population goal of around 554 million, यानी कि जो 2012 में हमने ये स्कीम चलाई थी, लॉन्च की थी MDA यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमने जो पॉपुलेशन गोल रखा था वो रखा था 554 मिलियन हमने रखा था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एड्स जो है हमारे इंडिया में कांस्टेंट बना हुआ है, कह सकते हैं एपिडेमिक के बेसिस पे। बाय द एंड ऑफ 2021 देयर वेयर एन estimated 2.3 million HIV पॉजिटिव केसेस इन द नेशन। इंडिया में 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2.3 मिलियंस HIV केसेस अभी भी हैं इंडिया में और हर साल डिटेक्ट होते हैं। और इनके एंड में यानी कि 2021 के एंड में लास्ट तक ईयर के हमने रिकॉर्ड किया था तो 2.3 मिलियंस केसेस देखने को मिले थे। नेक्स्ट स्लाइड। अदर, ये कुछ और भी डिजीज कंडीशंस हैं जो इंडिया में कम्युनिकेबल के बेसिस पे बनी हुई है, जैसे कि कालाजार, मेनिंजाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू फीवर, एंट्रिक फीवर। वी कैन ऑल्सो कंसिडर दिस एंट्रिक फीवर एज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर जो है ये भी कहते हैं कि जो टाइफाइड फीवर है वो इसके जो भी इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया या वायरस हैं वो हमारे गट्स में 2 से 3 साल तक रह सकते हैं और उसके बाद भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन वो हमारी जो बॉडी है उससे फैमिलियर होकर रहते हैं, इसकी वजह से हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस को, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस वो हमें ना हो। गुड साइट प्लानिंग। सबसे पहला गुड साइट प्लानिंग मीन्स जिस भी कम्युनिटी में कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस फैली हुई हैं
वहाँ की जो हम कह सकते हैं कि उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना है, उस साइट के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करना है। प्रोविज़न ऑफ बेसिक क्लिनिकल सर्विसेज, हम जो भी बेसिक क्लिनिकल सर्विसेज हैं हम बहुत ज़्यादा उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें बेसिक क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। प्रोविज़न ऑफ एप्रोप्रिएट स्लैटर, यानी कि हम उन्हें एडिक्वेट कह सकते हैं कि जगह प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन से अपने आप को प्रिवेंट कर पाएँ, चाहे वो हम उन्हें आइसोलेट करें या फिर जो भी पर्सन्स वहाँ रह रहे हैं जिनको वो डिजीज़ कंडीशंस नहीं हैं तो हम वहाँ से उनको किसी और स्थान पर भेज सकते हैं या फिर उनसे अलग कर सकते हैं। क्लीन वाटर सप्लाई, अगर हम क्लीन वाटर सप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं। सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन पे ध्यान देते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन की रेट सब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज़ कंडीशन कम्युनिकेबली हैं जिसको हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं पर्सनस को या कम्युनिटी पीपल को, तो उसकी वजह से भी हम जो भी डिजीज़ कंडीशन है उससे बच सकते हैं। रेगुलर एंड स्पेसिफिक फूड सप्लाई, जो भी पर्सन्स हैं जिनके पास फूड नहीं है या फिर कह सकते हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं फूड के लिए, तो हम उनके लिए रेगुलर फूड सप्लाई या स्टफ प्रोवाइड कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, जो भी वेक्टर है रिस्पॉन्सिबल किसी भी डिजीज़ कंडीशन के लिए तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो ना जाए, इसकी वजह से जो डिजीज़ कंडीशन है वो नहीं फैलेगी। लोगों को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है तो हम उसको और कम्युनिटी से सेपरेट कर सकते हैं, इसकी वजह से वेक्टर जो है वो उसी में बना रहेगा और लोगों तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट, कुछ ऐसी भी डिजीज़ कंडीशन है जो नॉन कम्युनिकेबल नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इंडिया में जो हमारा निजी जो हमारी दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी बेसिक लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी हम कुछ डिजीज़ कंडीशन से सफ़र करते हैं, चाहे वो जेनेटिकली हो, कह सकते हैं अगर जेनेटिकली भी है तब भी हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ कंडीशंस हैं, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल की बेसिस पे वो डिजीज़ कंडीशंस होती हैं और जैसे ही हम अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से भी डिजीज़ कंडीशंस देखने को मिलती हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशंस एजिंग कह सकते हैं, विथ एन एजिंग पॉपुलेशन एंड चेंजिंग इन बिहेवियर ब्रॉड बाय द इन्वायरमेंट, NCDs लाइक डायबिटीज मेलाइटस, CVDs, कैंसर, स्ट्रोक एंड क्रॉनिक लंग डिजीज हैव बिकम सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशूज़। यानी कि विथ एन एजिंग पॉपुलेशन, एक तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी चीज़ ये है कि जो बिहेवियर हमारा जो बिहेवियर है चेंज, जैसे कि अभी जो जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है, पहले 10 साल पहले की बात करें तो हमारी लाइफस्टाइल वहाँ से अभी बहुत चेंज है, उसकी वजह से भी हम बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन से सफ़र करते हैं और इन्वायरमेंटल के बेसिस पे भी हम बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन से सफ़र करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि जो क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं वो भी हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल बेसिस है उसकी वजह से हम उससे सफ़र कर रहे हैं, और जो बिहेवियरल जो हमारे चेंजेस हैं जो पहले से अभी चेंज हो गए हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हम कुछ चीज़ों से सफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हमारे फैमिली में किसी को जेनेटिकली कोई भी डिजीज़ कंडीशन बनी हुई है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस बना हुआ है तो या कैंसर बना हुआ है, बहुत सारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल या फिर कह सकते हैं बिहेवियरल चेंजेस में एक हेल्दी चेंज लाते हैं या फिर कह सकते हैं अपने बिहेवियर को हम हेल्दी रखते हैं तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं उनसे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, क्या क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस है? पहला है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कंडीशंस, यानी कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम देखने को मिल रही हैं और मेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं फीमेल्स की अपेक्षा। नेक्स्ट आपका कैंसर, इस टाइम अगर देखा जाए तो कैंसर फर्स्ट नंबर पे है हम, और जो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कंडीशंस है वो सेकंड नंबर पे है। कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस कैंसर्स के देखे जा रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस में। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो भी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हो गई या फिर कह सकते हैं कि हमारे देश में इतना पॉल्यूशन बना हुआ है जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज़ कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं, वो भी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, यानी कि जो भी हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशंस हैं वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है डायबिटीज़। ये डायबिटीज़
डायबिटीज़ तो पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि ये जेनेटिक है, लेकिन फिर भी अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है, हम अच्छे से हेल्दी लाइफ स्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं तो डायबिटीज़ से भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट जो है वो आपका कैंसर है। इन इंडिया कैंसर इज़ बीइंग रिकग्नाइज्ड एज ए सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इशू, यानी कि इंडिया में अगर कह सकते हैं तो सिग्निफिकेंटली पब्लिक इशू बना हुआ है कैंसर, विथ बिटवीन 94.1 पर 100,000 केसेस। पर 100,000 केसेस में 94.1% कह सकते हैं कि ये जो केसेस हैं वो बने हुए हैं मेल्स में। मेल्स में सबसे ज़्यादा कैंसर देखने को मिल रहा है इस टाइम, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल्स में 94.1 पर 100,000 केसेस मेल्स में देखने को मिल रहे हैं, एंड 103 यानी कि 103.6 पर 100,000 केसेस इन फीमेल रिपोर्टेड, यानी कि सबसे ज़्यादा केसेस अगर कैंसर के बने हुए हैं तो वो फीमेल्स में देखने को मिल रहे हैं और मेल्स में थोड़े से कम है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। नेक्स्ट इट इज़ estimated at that where there are approximately 25 lakhs cases in the country at any given moment, यानी कि अगर हम किसी भी टाइम पे डायग्नोस करते हैं या फिर सर्वे करते हैं तो उसमें हमें 25 लाख केसेस देखने को मिल सकते हैं कैंसर के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ब्लाइंडनेस। इंडिया में ब्लाइंडनेस इस टाइम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा देखने को जो एज फैक्टर्स है वो बच्चों में, यानी कि जो भी चिल्ड्रंस हैं उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे मल्टीमीडिया चीज़ें हैं उसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करने लगे हैं, बच्चे भी सबसे ज़्यादा देखने लगे हैं इस टाइम फ़ोन्स। तो जो हमारा एक तरह से देखें तो हमारा जो डेली लाइफ है वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे वो चिल्ड्रंस के लिए हो। तो ओवर 12 मिलियन इंडिविजुअल्स आर ब्लाइंड इन इंडिया, यानी कि जो 12 मिलियन लोग हैं वो इंडिया में ब्लाइंड देखने को मिल रहे हैं। द प्राइमरी केस ऑफ ब्लाइंडनेस इज कैटरेक्ट 62.6%। कैटरेक्ट के जो केसेस हैं इंडिया में प्राइमरी केसेस वो देखने को मिल रहे हैं 62.6%, और जो रिफ्लेक्टिव एरर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लोगों को रिफ्लेक्टिव एरर्स जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आई में, वो 19.70% देखने को मिल रही है। फ्रॉम लेस देन 5% इन 1994 टू 95% इन 2011 to 2012, the percentage of cataract procedure involving intraocular lenses, यानी कि हमने लेस देन 5% 1994 से लेके 95% जो भी हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है वो है 2011 से लेकर 2012 में हम कैटरेक्ट प्रोसीजर्स हमने स्टार्ट किए हैं, और जो इन्वॉल्व कर रहे हैं इंट्राओकुलर लेंसेज को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है सबसे ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज़ हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट ओरल हेल्थ। इंडिया में ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बनी हुई है, कह सकते हैं कि इंडिया में ओरल हेल्थ की प्रॉब्लम्स बनी है, लेकिन हम कुछ इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से, एपरेटस ना होने की वजह से या सप्लाईज ना होने की वजह से हम ओरल हेल्थ को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। इन आवर कंट्री ओरल हेल्थ केयर हैज़ नॉट रिसीव्ड इनफ अटेंशन, यानी कि इंडिया में जो ओरल हेल्थ है उससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ केसेस बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा अटेंशन हम नहीं दे सकते ओरल हेल्थ पे भी। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एम्प्लॉय जो डेंटिस्ट जो हैं उनको कुछ सप्लाईज, लैक ऑफ सप्लाईज देखने को मिल रही है। जैसे मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्प्लॉय डेंटिस्ट बट दे हैव लैक ऑफ सप्लाईज, एपरेटस एंड इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसमें जो डेंटिस्ट एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है लैक ऑफ सप्लाईज, जैसे कि उनको जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो हम नहीं उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एपरेटस नहीं हम दे पा रहे हैं, या फिर इक्विपमेंट्स भी हम उनको पहुंचा नहीं पा रहे, इसकी वजह से ओरल हेल्थ केयर का ट्रीटमेंट वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इवन इन द केसेस व्हेन दे हैव द अनकीप ऑफ द इक्विपमेंट्स इनएडिक्वेट सच नेगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स, यानी कि उनके पास जो इक्विपमेंट हैं जो होने चाहिए वो नहीं है, इनएडिक्वेट है, जिनकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको वो अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं जो आपके क्या कह सकते हैं कि जो
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं, उसमें ये रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं कि एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग, जो इंडिया में लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले आपका ग्लोबलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट पावर्टी, लो एजुकेशन एंड स्ट्रेस। एनवायरमेंट, दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इफेक्ट अस एज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस। वी कैन से जो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स है, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स मतलब जो हमारा डेली रूटीन का काम है या फिर कुछ कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे तंबाकू यूज़ जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है, हर कोई तंबाकू ले रहा है, यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, अनहेल्दी डाइट, जो भी अनहेल्दी डाइट है इंडिया में, जो लोग हैं वो कुछ भी खाना खा रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी डाइट उनकी है वो प्रॉपर नहीं है, चाहे वो इनएडिक्वेट है या फिर अनहेल्दी है, उसकी वजह से भी जो डिजीज़ कंडीशंस हैं वो इंडिया में बनी हुई हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी मीन्स जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल इस टाइम चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, इनएक्टिव हैं, जिसकी वजह से भी हमें कुछ डिजीज़ कंडीशंस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कि ओबेसिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है इंडिया में। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिकली हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम एनवायरमेंटल एंड बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स जो हैं इनसे हम बच के रहते हैं या फिर कह सकते हैं कि इनके लिए हम प्रिवेंशंस करते हैं, तो उसकी वजह से जो बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स है उससे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर फिज़िकली हम अपने आप को एक्टिव रखते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं या हेल्दी डाइट्स लेते हैं या ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हैं, और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पीक पे चल रही है फ़िलहाल, तो उसमें भी अगर हम कुछ रिडक्शंस करते हैं या उससे ज़्यादा हम बढ़ने नहीं देते हैं, जो पावर्टी, गरीबी जो हमारे देश में बनी हुई है उस पर भी अगर हम काम करते हैं तो उसकी वजह से भी जो बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं उससे हम बच सकते हैं। अगर हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, लो एजुकेशन नहीं है, स्ट्रेस लेवल अच्छा है, कम है, तो उसकी वजह से भी हम हाई ब्लड ग्लूकोज से बच सकते हैं, यानी कि हाई ब्लड शुगर से बच सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से देखने को मिलती है, जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। एबनॉर्मल सीरम लिपिड्स यानी कि ओबेसिटी, हम अगर अपना जो डाइट है वो अनहेल्दी नहीं रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हमें नहीं होगी। नेक्स्ट वही सेम चीज़ आपका हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, कैंसर एंड क्रॉनिक लंग डिजीज़, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस, इन सारी अगर हम इन तीनों चीज़ों को, अगर हम इन दोनों चीज़ों को ठीक रखते हैं तो उसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, और बायोलॉजिकली अगर रिस्क फैक्टर्स कम हो गए हैं तो उसकी वजह से क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़ रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम नहीं है या फिर हमें स्ट्रेस बहुत कम है, हम हेल्दी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और फैमिली जो हम फिज़िकली जो एक्टिविटी है, कह सकते हैं कि हम एक्टिव हैं, तो उसकी वजह से भी जो हार्ट डिजीज़ है या स्ट्रोक की कंडीशन नहीं आएगी। अगर हमारा जो डाइट है वो हेल्दी है और कह सकते हैं कि हमारे पास अच्छी खासी एजुकेशन है या और भी चीज़ें, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो हेल्दी है, तो उसकी वजह से कैंसर भी बहुत कम ही देखने को मिलता है। अगर आपके जेनेटिकली भी कैंसर चला आ रहा है तो उसकी वजह से भी जो डिजीज़ कंडीशंस हैं कैंसर से रिलेटेड वो हम देख सकते हैं कि कम। नेक्स्ट आपका क्या है, क्रॉनिक लंग डिजीज़। क्रॉनिक लंग डिजीज़ में अगर जो ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अगर कम होता है, यानी कि हम फैक्ट्रीज़ जो हैं उसको हम एक हेल्दी वे में चलाते हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम कम एक तरह से हेल्दी रखने का काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम क्रॉनिक लंग डिजीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर हमारा हेल्दी रहेगा तो जो हमारी डिजीज़ कंडीशंस है रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशंस उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हेल्थ रिपोर्ट, मैं कह सकती हूँ कि 2016 या फिर 2018 के बेसिस पे ये हेल्थ रिपोर्ट थी हमारे इंडिया की, जो भी कंसिडर कर सकते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस जो थी वो इसके बेसिस पे उस टाइम रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कंडीशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी इंडिया में थी, और अदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं वो कितना था, इंजरीज़ कितनी देखने को मिली थी, डायबिटीज़, मेलाइटिस, लेकिन अभी जो रेट्स हैं वो बढ़ गए हैं। ये जो डाटा है ये आपका है 2016 या 2017 के बेसिस पे। नेक्स्ट,
जो टारगेट्स हमने रखे हैं 2025 तक, हम कह सकते हैं कि 9 टारगेट्स हमने रखे हैं कि कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन से, और हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन से सफ़र भी कर रहे हैं तो उससे हम सक्सेसफुली कैसे अपने आप को उससे निकाल सकते हैं। तो ये हमने ग्लोबल एक्शन प्लान किया है, एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने 9 टारगेट्स रखे हैं 2025 के बेसिस पे, जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहला जो प्लान है वो है एस्टैब्लिश 80% ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन टू ट्रीट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस, यानी कि 80% अगर हम चीज़ें अवेलेबल रखेंगे लोगों के लिए, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसके बेसिस पे, या कह सकते हैं कि मेडिसिन, जो भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, अगर हम ये सारी चीज़ें अवेलेबल रखेंगे पर्सनस के लिए, पीपल के लिए, इंडिया की जो भी कम्युनिटी है उनके लिए, तो हम बच सकते हैं उन सारी डिजीज़ कंडीशन से जो फॉर्म हो रही हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस जो हैं। नेक्स्ट, इंश्योर दैट 50% ऑफ पीपल रिसीव प्रिवेंटिव थेरेपीज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, यानी कि जो भी प्रिवेंटिव थेरेपीज दी जाती हैं हार्ट अटैक या फिर हार्ट के बेसिस पे, अगर हम 50% मतलब हम प्रोवाइड करते हैं तो 50% चीज़ें हम उससे ठीक कर सकते हैं। हार्ट द राइज इन डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, यानी कि हर्ट मतलब होता है स्टॉप अगर हम करते हैं, अगर हम जो डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं तो उसकी वजह से हम इसको भी रोक सकते हैं, और हमने प्लान किया है कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को रोकना है। नेक्स्ट, 30% रिडक्शन इन सॉल्ट इनटेक, अगर हम जो सॉल्ट इनटेक है उसको हम कम रखेंगे तो उसकी वजह से हम बीपी को रिड्यूस कर सकते हैं। बीपी जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस कर सकता है इससे। 10% रिडक्शन इन द हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो 10% रिडक्शन है, अगर हम एल्कोहल का यूज़ कम करते हैं तो 10% तक हम रिडक्शन कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस को। नेक्स्ट, 25% रिडक्शन इन प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पीपल एज 30 to 70 फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशंस। अगर हम 25%, अगर हम जो भी क्या कहते हैं कि जो एज्ड पर्सन है 30 to 70% जो पर्सन है, अगर वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं या फिर डे लाइफ जो भी वो कंसिडर करते हैं, एक हेल्दी लाइफ अगर वो जीना चाहते हैं, तो अगर वो जीते हैं तो उसकी वजह से, जैसे कि उन्होंने अपने डाइट्स में कुछ चेंजेस देखने का, डाइट में चेंजेस किए, या फिर कह सकते हैं कि वो जो भी उनकी लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसकी वजह से हम 25% तक उनको बचा सकते हैं। जो भी डिजीज़ कंडीशंस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंडीशंस, अगर उन फिजिकली वो एक्टिव होते हैं तब भी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंडीशंस है उससे हम उनको बचा सकते हैं। अगर वो हेल्दी डाइट लेते हैं या फिर कुछ चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, तो उसमें हम इन सारी चीज़ों को भी रिड्यूस कर सकते हैं 25% तक। 10% रिडक्शन इन प्रिवेलेंस ऑफ इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, अगर वो जो भी पर्सन्स हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं इंडिया में, अगर वो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी है उनको बढ़ाते हैं तो 10% तक हम कह सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं प्रिवेलेंस, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन से रिलेटेड। 30% रिडक्शन इन तंबाकू यूज, यानी कि अगर जो पर्सन्स हैं जो अभी भी तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं, वो अगर तंबाकू का यूज़ करना बंद करते हैं तो 30% तक चांसेस हैं कि हम लोगों को बचा सकते हैं जो भी तंबाकू से होने वाले कैंसर से या फिर जो अलग डिजीज़ कंडीशंस, कोई भी किसी तरह के भी इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं तो उससे। 25% ऑफ रिडक्शन इन प्रेवलेंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अगर हम फिजिकली अपनी कुछ चीज़ें चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये जो चार्ट है ये 1990 का है और ये चार्ट जो है वो 2016 का है। आप देख सकते हैं कि पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस थी वो कितनी बनी हुई थी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस कितनी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल थी उसके बेसिस पे हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है वो कम थी, क्योंकि हमारे फिजिकल जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा थी और हम जो भी डाइट ले रहे थे वो एक तरह से देखा जाए तो वो हमारे लिए एडिक्वेट था, मतलब भरपूर था जितना भी हमें चाहिए। और दूसरी चीज़ उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा थी वो आज से जो पहले थी वो
ज़्यादा अच्छी थी आज के अपेक्षा, तो हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं उसका आप रेट देख सकते हैं, और वही सेम चीज़ आप आज के एज में यानी कि कह सकते हैं कि 2016 के बेसिस पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं वो बढ़ गई हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन पे भी हमने बहुत ज़्यादा रोक लगाई है, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल है वो हमारी एक्टिविटी, जो हमारी डेली एक्टिविटी है उसके बेसिस पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिजीज़। न्यूट्रिशनल डिजीज़, जो भी डिजीज़ कंडीशंस न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम देखने को मिलती है हमें, वो होती है न्यूट्रिशनल डिजीज़ कंडीशंस। यानी कि जो हमने अभी देखा कि जो आपके 4 जो नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी इंडिया में, उसमें दूसरा था न्यूट्रिशनल डिजीज़ कंडीशंस। पहली थी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस और दूसरी थी न्यूट्रिशनल डिजीज़ कंडीशंस। तो सेकंड जो न्यूट्रिशनल डिजीज़ कंडीशंस है, इंडिया इससे भी सफ़र कर रहा है, और इसमें हम देख सकते हैं कि 5 डिजीज़ कंडीशन या फिर 4 डिजीज़ कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और कुछ अदर डिजीज़ कंडीशंस भी हैं जो इंडिया में सफ़र कर रहे हैं लोग इनसे न्यूट्रिशनली। तो पहला है आपका PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, दूसरा है आपका न्यूट्रिशनल एनीमिया, LBW, जीरोथैलीमिया, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स एंड अदर। नेक्स्ट, फर्स्ट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी कि PEM। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये इंडिया में बहुत दिन से बना हुआ है, कह सकते हैं कि पावर्टी की वजह से भी बना हुआ है। ए सीरियस हेल्थ इशूज स्पेशली इन द early age of life appear to be most caused by inadequate food or the so called फूड गैप। कह सकते हैं कि जो इंडिया में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बना हुआ है, ये जो अर्ली एज जो यानी कि जो बच्चे हैं, अर्ली एज के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो कंडीशन है ये अक्सर इसलिए कॉज होती है क्योंकि उनका जो फूड इनएडिक्वेट फूड है, वो जितना भी खा रहे हैं वो उनके लिए इनफ नहीं है, जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन उनमें देखने को मिलता है। न्यूली 80% ऑफ PEM केसेस आर केसेस दैट आर माइल्ड टू मॉडरेट, यानी कि 80% ऐसे केसेस होते हैं जो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ चलते हैं। यानी कि सीवियरिटी जो है ये एक स्टेज में होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, पहले माइल्ड देन मॉडरेट। नेक्स्ट, प्री स्कूलर एज चिल्ड्रन हैज़ 1 to 2% इंसिडेंस ऑफ सीवियर केसेस, यानी कि जो भी प्री स्कूलर जो भी स्कूल गोइंग कह सकते हैं जो बच्चे हैं, वो 1 to 2% जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीवियर केसेस देखने को मिलते हैं। द इलनेस इज़ प्रिवेलेंट थ्रू आउट एट ऑल स्टेट, यानी कि जो इशू है वो बना हुआ है किसमें, सारे स्टेट्स में बना हुआ है, विथ न्यूट्रिशनल मेरेस्मस बीइंग मोर कॉमन दैन कॉसिकोर्स, यानी कि जो भी मेरेस्मस जो माल न्यूट्रिशन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है, इसके जो 2 टाइप्स होते हैं उसमें जो मेरेस्मस है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इस डिजीज कंडीशन से ज़्यादा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। न्यूट्रिशनल एनीमिया। न्यूट्रिशनल एनीमिया में हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन से होने वाला जो एनीमिया है वो इंडिया में ये भी केसेस देखने को मिलते हैं। इंडिया प्रोबेबली हैज़ द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेवलेंस देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है आपका किसमें, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में। और जो वुमेन्स हैं वो पर्टिकुलर हर एक वुमेन में देखने को नहीं मिलता, अक्सर जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें कम, और जो स्टार्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि न्यूट्रिशनल एनीमिया देखने को मिला है, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड यंग चिल्ड्रंस आर एस्टैब्लिश्ड टू बी एनेमिक, और जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सट्रीमली 57.9% ऑफ वुमेन्स आर एनेमिक, ऑफ which 54.6% are in urban areas and 59% in rural areas, यानी कि जो वुमेन्स हैं वो 57.9% जो एनेमिक हैं वो आपके अर्बन एरियाज़ में 54.6% देखने को मिलती हैं, और वही रूरल एरिया में 59% वुमेन्स जो हैं वो न्यूट्रिशनल एनीमिया से सफ़र करती हुई देखने को मिलती हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो हमारे फास्ट फूड की वजह से भी होता है, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और सिर्फ हम अपना पेट भर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशनल एनीमिया देखने को मिलता है हमारी बॉडी में। हम एनीमिक हो जाते हैं धीरे धीरे, और फिर वो सीवियर कंडीशंस में भी ये एनीमिया देखने को मिलता है। Next, nutritional anemia. According to the report, 79.2% of children between the age of 6 to 35 months has had anemic,
यानी कि जो भी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 79.2% जो चिल्ड्रंस हैं वो भी किस एज ग्रुप के 6 मंथ टू 35 मंथ के उनमें एनीमिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, विद अर्बन regions having a 72.7% incidence and rural areas having an 81.2%। यानी कि हम इन्होंने डिवाइड करा है क्या कि जो अर्बन है और रूरल है उनमें जो परसेंटेज है वो कितने देखने को मिलता है। तो 72.7% हम इंसिडेंस देख सकते हैं अर्बन एरिया में, और वहीं हम रूरल एरिया में 81.2% इंसिडेंस देखते हैं। Iron deficiency is very for the most common cases of anemia। यानी कि आयरन डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा मेन कॉज कह सकते हैं एनीमिया का, विथ फ्लोराइड एंड विटामिन B12 डिफिशियंसीज अकरिंग लेस कॉमनली। यानी कि जो फ्लोराइड है ये इसकी वजह से भी हम लोगों में एनीमिया देखने को मिलता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया देखने को मिलता है, और विटामिन B12 की वजह से भी देखने को मिलता है कि इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है वो लोगों में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट। ये जो लो बर्थ वेट कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम जो मदर हैं, जो भी जिन्होंने डिलीवरी दी है उसकी वजह से भी हम लो बर्थ वेट देख सकते हैं बच्चों में। यानी कि न्यूबॉर्न जो भी डिलीवर हो रहा है उसमें जो मदर है वो एनीमिक है, उसकी वजह से भी लो बर्थ वेट हो गया बच्चे का, या फिर जो ग्रोथ है वो मदर की बॉडी की वजह से या उनका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं रहा, उसकी वजह से भी जो बेबी है वो लो बर्थ वेट या ओबेसिटी की वजह से, या कह सकते हैं कि जो मदर है वो डायबिटिक है तो उसकी वजह से भी लो बर्थ वेट देखने को मिलता है। दिस इज़ अ सीरियस इशू फॉर पब्लिक हेल्थ इन मेनी डेवलपिंग नेशंस। यानी कि ये जो लो बर्थ वेट है ये बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग देश हैं जिसमें ये जो सीरियस इशू है ये बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 28% of newborns weight less than 2.5 kg, which is higher than the 4% rate in certain wealthy nations। यानी कि 28% ऑफ न्यूबॉर्न जो हैं वो अपनी जितना उनका वेट होना चाहिए उससे कम वेट कैरी कर रहे हैं। यानी कि 2.5 kg होना चाहिए लेकिन इनसे कम पैदा हो रहे हैं, उन्हें हम लो बर्थ वेट कंसिडर करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेशंस यानी वेल्दी नेशंस जो अभी डेवलपिंग हैं उनमें हम ये देख सकते हैं कि 28% न्यूबॉर्न्स ऐसे डिलीवर हो रहे हैं जिसमें उनका जो वेट है वो एडिक्वेट नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दिस सिंड्रोम इज़ प्राइमरली कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन इन द मदर। यानी कि ये जो केस है लो बर्थ वेट का, ये अक्सर उन बच्चों में देखने को मिलता है जो बच्चे माल न्यूट्रिशन उनकी जो मदर है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हैं। प्राइमरली जो कॉज्ड है वो माल न्यूट्रिशन है, वो भी किसमें, मदर्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जीरोपैथिलेमिया we can also say the other name न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। न्यूट्रिशनल जो ब्लाइंडनेस है ये विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है, और इंडिया में ये भी जो केसेस हैं ये बने हुए हैं। द न्यूट्रिशनल इनडिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 0.04% ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। यानी कि इंडिया में अराउंड 0.04% ब्लाइंडनेस बनी हुई है अगर किसी में भी डिफिशियंसी है, या फिर कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट विटामिन ए की वजह से। इनएडिक्वेट मतलब वो उतना नहीं ले रहे हैं जितना उनको विटामिन ए लेना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया में 0.04% ब्लाइंडनेस अभी भी है। नेक्स्ट, द मेन कॉजेज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस ऑफ इन एज 1 to 3 हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जो केसेस हैं न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस के वो अक्सर जो एज है वो 1.3 यानी कि 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में वो कह सकते हैं कि कैटरैक्ट्स या इस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। सब क्लिनिकल विटामिन ए insufficiency is also common and linked to higher rate of illness and death from gastrointestinal and respiratory disease conditions। यानी कि जो विटामिन ए है वो सफिशिएंट ना होने की वजह से लोगों में हम कह सकते हैं कि ये एक हायर रेट कॉज कर रहा है इलनेस का, डेथ का, जो कि रिलेटेड है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन से भी। नेक्स्ट,
आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स। आयोडीन डिफिशियंसी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयोडीन डिफिशियंसी, बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ये भी एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। और इन सब हिमालयन एरियाज गोइटर एंड अदर आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स आर एक्सट्रीमली कॉमन। यानी कि कुछ ऐसे एरिया डिसाइड हुए हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं गोइटर बेल्ट, यानी कि कुछ सब हिमालयन एरियाज डिसाइड हुए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स के देखे जाते हैं, जिसमें ग्वाइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च re-evaluated the problem's severity and found that it is far more widespread throughout India than previously believed, not just in the goiter belts। यानी कि जो कंडीशन है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर का, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ने फिर से इवैल्यूएट किया था, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि सिर्फ और सिर्फ सब हिमालयन, यानी कि जो ग्वाइटर बेल्ट है वो सब हिमालयन का एक पार्ट है जिसको हम कंसिडर करते हैं एज ए ग्वाइटर बेल्ट। तो इन्होंने जब रिसर्च करी और उन्होंने पता किया तो उन्हें पता चला कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये दिखा नहीं उन्हें कि जो ग्वाइटर बेल्ट है उसी एरिया में जो ग्वाइटर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला, वो ऑल ओवर इंडिया हमें ग्वाइटर के केसेस उतने ही देखने को मिले। नेक्स्ट आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, द प्रेवलेंस ऑफ IDD इज ग्रेटर देन 10%। यानी कि जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, कितना, 10%। ग्वाइटर एंड अदर IDD आर थ्रोन टू अफेक्ट अबाउट 71 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। यानी कि ग्वाइटर जो है वो और जो आयोडीन डिफिशियंसी के और जो डिसऑर्डर्स हैं वो इंडिया और वर्ल्ड वाइड के बेसिस पे 71 मिलियन पीपल्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अदर, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस हैं उसमें आपका सबसे पहला है लाइथिज्म एंड एंडेमिक फ्लोरोसिस इज सेम एरिया ऑफ द नेशन आर अदर सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल इश्यूज़। यानी कि ये दो जो डिजीज़ कंडीशंस हैं ये भी इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें जो लाइथिज्म है ये जो पर्सन है ये किसी एक पर्टिकुलर किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, ये जो लोग हैं उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है, जिसमें जो पर्सन्स हैं उनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और वो मालनरिश्ड आप अगर अब उनको देखेंगे तो आपको वो मालनरिश्ड या कह सकते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से सफ़र करते हुए आपको दिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एंडेमिक फ्लोरोसिस। ये भी एक तरह से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं, ये भी इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ड्यू टू द प्रिवलेंस एडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ़। यानी कि जो भी वो न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं वो उनके लिए इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से ये दोनों डिजीज़ कंडीशंस भी उन्हें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं 4, उनमें सेकंड हमने डिस्कस किया अभी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, थर्ड इज़ एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलती है तो वो होता है सैनिटेशन की प्रॉब्लम। इंडिया में स्वच्छता बहुत ही कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से भी हम कुछ डिजीज़ कंडीशन से सफ़र करते हैं। उसमें सबसे पहला डिजीज़ कंडीशन अगर हम देखें तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ कंडीशंस या स्किन रिलेटेड डिजीज़ कंडीशंस देखने को मिलती हैं। द इशू ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन इन दिस कंट्री मे बी द मोस्ट चैलेंजिंग टू सॉल्व। यानी कि जो एनवायरमेंटल सैनिटेशन है ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं अपनी कंट्री में। द टू मेन issues with environmental sanitation are the lack of clean water in many parts of the nation and the adequate techniques used to dispose of extra। यानी कि इंडिया में जो दो मेन इशू सबसे ज़्यादा बने हुए हैं एनवायरमेंटल के बेसिस पे, तो वो है आपका सबसे पहला वाटर सप्लाई। हम वाटर सप्लाई लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। बहुत सारे ऐसे जो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं हमारे नेशन के, हमारे राष्ट्र के, जहाँ पे हम अभी तक जो सैनिटेटेड या फिर क्लीन वाटर हम उन्हें नहीं पहुँचा पाए हैं। दूसरी चीज़, जो डिस्पोजेबल वेस्ट हैं हमारे, हम कहाँ डिस्पोज कर रहे हैं, ये भी हम आज तक इस चीज़ पे भी हम काम नहीं कर पाए हैं। हम कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, कभी भी फेंक देते हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम एक ग्रोइंग
Number of new issues are brought about by urbanization, industrialization and population growth which pose health risk to human via the water, air and food chain। कह सकते हैं कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग रेट है आपकी इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की, यानी कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन किस वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ग्रोथ की वजह से हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कि सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे वहाँ जो सिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं, सबसे आप कह सकते हैं कि पीक पे है कि जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो सबसे ज़्यादा चल रही है पूरी दुनिया में। हम सबसे ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलेशन वाले कंट्री में रहते हैं, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन है वो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं हमारे पास, जो 5 चीज़ें हैं आपकी वाटर, एयर एंड फूड, जो कि इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, वो उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें बनी हुई हैं हमारे देश में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रीज़ बढ़ते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से हम वाटर, एयर और ये सारी चीज़ों पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने देश को सैनिटेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, it was suggested during the United Nations Water Conference in Argentina in 1977 that everyone should have across to clean water supplies and sanitary facilities। यानी कि एक अर्जेंटीना में एक बार कोई कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसमें 1977 में वो की गई थी, और उसके अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड स्टेट है उसके इस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंसिडर किया था कि हर एक पर्सन को क्लीन वाटर सप्लाईज दी जाएगी और जो सैनिटरी फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हम जो इंडिया है उसको हम स्वच्छ बना सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। नेक्स्ट, मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स। हम कह सकते हैं कि जो मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हमें अचीव कर लेना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया में लोगों को ट्रीट करने के लिए सिर्फ डिजीज़ कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पास मैन पावर की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो स्टाफिंग पैटर्न है या फिर कह सकते हैं कि स्टाफ्स हैं उनकी कमी की वजह से भी हम मेडिकल केयर प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। एक्सट्रीम Approximately 80% of healthcare facilities are located in urban regions। ये भी एक रीज़न है कि 80% जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन रीजन्स में लोकेटेड हैं, मतलब पहले से वो वहीं पे स्थित हैं, जिसकी वजह से जो भी रूरल एरिया के जो पर्सन्स हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड देयर इज़ ए डिस्परेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स इवन इन दीज प्लेसेस। और हम जो अर्बन एरिया, अर्बन रीजन्स है उसमें तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, या फिर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन हमारे पास उतने स्टाफ्स नहीं है, मेडिकल स्टाफ्स नहीं है कि हम लोगों में उसको, या फिर जो भी रीजन्स हैं, जो भी हमने हेल्थ केयर रीजन्स बना रखे हैं, फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, उन्हें हम प्रोवाइड कर पाएँ। न्यूमरस रूरल टू अर्बन माइग्रेशंस हैव मेड अर्बन हेल्थ इश्यूज वर्स्ट। यानी कि जो भी रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा तालमेल है उसकी वो हम अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हम हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। इशूज़ इंक्लूड हॉस्पिटल overcrowding, lack of staff and shortage of some necessary medicines। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो ओवर क्राउडेड हो गया है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इस टाइम है, जिसकी वजह से हम जो स्टाफ है, लैक ऑफ स्टाफ की वजह से भी हम लोगों को मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और जो भी मेडिसिन, नेसेसरी मेडिसिन है वो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, और उसकी वजह से भी मेडिकल केयर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट, 72% ऑफ पीपल लिव इन रूरल एरियाज वेयर अक्रॉस टू मॉडर्न क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ ट्रीटमेंट्स इज़ लिमिटेड। यानी कि जो 72 हमारे देश में 72% जो पीपल हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि अर्बन एरियाज़ एक तरह से कह सकते हैं सिटीज़, और रूरल एरियाज़ मतलब गांव, जिसकी वजह से हम उन्हें जो भी क्यूरेटिव या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो हम लिमिटेड में, मतलब लिमिटेशंस में कह सकते हैं कि उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लिमिटेड चीज़ें हम उन्हें दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं।
A lot of communities use traditional medical practices. कह सकते हैं कि कुछ ऐसे विलेजेस हैं या कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं उनसे वो ट्रीटमेंट करते हैं. उसकी वजह से भी हम मेडिकल केयर हम उनको प्रोवाइड नहीं करें क्योंकि वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि हम उन्हें प्रोवाइड कर पाएँ. नेक्स्ट, medical care problems. The primary issues with medical treatment in India is the uneven located of health resources between urban and rural regions, as well as the absence of health services reaching the migrants of societies. The प्राइमरी इश्यूज़ विथ मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, यानी कि जो भी हमारा जो प्राइमरी इशू बना हुआ है अभी तक से कह सकते हैं कि जो अनइवन लोकेशन हमने जो हमने अभी तक जो हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए हैं वो या तो वो अर्बन एरिया में ही लोकेटेड हैं या फिर कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम रूरल एरिया में भी हमने कुछ ऐसे हेल्थ सर्विसेज हमने रखी हुई हैं जिसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि हम वहाँ पे ना ही रिसोर्सेज पहुँचा पा रहे हैं अर्बन से रूरल एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें अब्सेंस देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम. इंडिया में पॉपुलेशन प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि इंडिया में अभी हमारा जो देश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है. तो कह सकते हैं कि 1.4 बिलियन हम पॉपुलेशन से हैं अभी फ़िलहाल. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कंट्री. इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वो है आपका की पॉपुलेशन की, एंड इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट. यानी कि ये पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया में हर एक एरिया को ये इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उनका न्यूट्रिशन, उनका कह सकते हैं कि डिजीज़ कंडीशंस, मेडिकल प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ को हम प्रोवाइड करने में सबसे ज़्यादा अनेबल हैं. क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम पावर्टी से सफ़र करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो फूड फैसिलिटी है वो कम हो जाएगी. पावर्टी की वजह से जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. वही सेम चीज़ अगर हम कहें तो मेडिकल फैसिलिटी भी हम लोगों को दे नहीं सकते हैं. क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जो ओवर क्राउडिंग है वो इंडिया में बनी ही रहेगी हर एक हॉस्पिटल में. नेक्स्ट, कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हर एक एरिया या हर एक डेवलपमेंट एरिया को डालेगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से हर एक एरिया इफेक्ट होगा, इंक्लूडिंग जॉब्स, हाउसिंग, हेल्थ केयर. यानी कि कह सकते हैं कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहेगी तो वो सबसे पहले जॉब्स को इफ़ेक्ट करेगी, और हाउसिंग यानी कि जो भी घर हैं, कह सकते हैं कि जो घर बन रहे हैं या फिर जो भी लोग रह रहे हैं उनके बेसिस पे भी उनको भी इफ़ेक्ट करेंगे. हेल्थ केयर को इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि क्राउडिंग बनी रहेगी तो उसकी वजह से ओवर क्राउडेड हमारा देश अगर रहेगा तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हम उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, एजुकेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका, सैनिटेशन पे, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पे, और हमारे इन्वायरमेंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. नेक्स्ट, द पॉपुलेशन इन इंडिया विल इंकरेज फ्रॉम 1.210 billion to 1.4 billion during the period of 2011 to 2026. जो ये रिसर्च है या फिर कह सकते हैं ये जो सर्वे था इसके बेसिस पे ये एज्यूम कर रहे थे कि जो हमारे जो पॉपुलेशन है वो जो कि 2011 में 1.210 बिलियन थी, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2026 तक जाते जाते 1.4 बिलियन हो जाएगी. लेकिन अभी हमारा कह सकते हैं कि 2024 में ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.44 बिलियन है. तो हम पहले ही इस जो रेंज है इसको हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इंडिया हमारा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कंसिडर हो चुका है. नेक्स्ट, पॉपुलेशन प्रॉब्लम में सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो कुछ स्लोगन्स दिए गए जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएँ. तो सबसे पहले 1970 में जो स्लोगन था वो था 2 या 3 बस, यानी कि वी कंसिडर कि 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं करना है. नेक्स्ट, जब ये स्लोगन है इसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है जब वो बढ़ने लगी तो हमने इसको चेंज किया, कन्वर्ट किया 1980 में, जो कि हम दो हमारे दो के बेसिस पे, एवरीवन नो कि हम दो हमारे दो के बेसिस पे हमने फैमिली प्लानिंग का जो स्लोगन है वो ये रखा.
उसके बाद से जो आज की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो स्लोगन है वो चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग द प्रेजेंट सिचुएशन करेंट एम्फेसिस इज ऑन द 3 थीम्स। इन्होंने 3 थीम्स के बेसिस पे जो स्लोगन्स है वो रखे हैं। सन और डॉटर टू विल डू, मीन्स या तो सन रहे या तो डॉटर, इसमें से एक ही अच्छा है, मतलब वी कैन दोनों में से कोई भी कर सकता है, चाहे एक लड़का चाहे एक लड़की। इफ़ यू वांट मोर चिल्ड्रंस देन आप क्या कर सकते हो कि सेकंड चाइल्ड आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि जब फर्स्ट चाइल्ड जो है उसके बाद चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके बाद आप सेकंड जो चाइल्ड है वो आप 3 साल बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं एज योर कंफर्ट, देन आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे परफॉर्म करने के बाद ही आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नाउ दिस इज़ द क्लास फॉर टुडेज़ लाइव सेशन। हम कह सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आई हैं और आप ऐसी और क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।